हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीबीएमक्यू धनबाद के स्टूडेंट हैं और सेमेस्टर 1 में हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया कंपलसरी पेपर है और सब लोगों को इसका एग्जाम लिखना और एग्जाम का रूटीन भी आ चुका है, एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। तो अगर आप बीबीएमक्यू धनबाद के या कोयलांचल यूनिवर्सिटी जिसे हम लोग बोलते हैं वहाँ के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब कारगर होने वाला है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये मॉडल सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं और इस कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे आपको बीबीएमक्यू धनबाद का पूरा मॉडल पेपर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप आराम से अपनी तैयारी स्ट्रांग कीजिए, अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए और बेहतर तरीके से एग्जाम लिखिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप लोगों को का जो कॉलेज है वो एग्जाम से कुछ दिन पहले ही सब्जेक्ट को चेंज कर दिया है, जिसके कारण आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छा प्रिपरेशन करो, एक अच्छा स्टार्ट लो और अच्छे से एग्जाम लिखो। उसके लिए हमने क्या किया है कि जो बीबीएमक्यू धनबाद का मेरे यहाँ झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर मिलता है। तो अभी स्पेशली चूंकि बीबीएमक्यू धनबाद का सेमेस्टर 1 का एग्जाम होने वाला है, तो उसका मॉडल पेपर हम लोग उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बना कर लाए हैं। जो उसका सिलेबस है, हमारे यहाँ क्या है कि मॉडल पेपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है जो शायद इस बार पूछा जाएगा। जो हम लोगों ने अपने हिसाब से क्वेश्चंस लाए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में बहुत कारगर होने वाला है। तो 3 मॉडल सेट लेकर आएंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, प्यार दीजिए। जितना ज़्यादा इस वीडियो को व्यूज़ मिलेगा, जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा, हम लोगों को दूसरा वीडियो बनाने में उतना ही मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे आप वीडियो को प्यार देते रहेंगे, हम लोग लगातार हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को भेजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके। तो जितना इस वीडियो को प्यार मिलेगा, हम लोग उतना ही मोटिवेट होंगे और उतना ही ज़्यादा आपके लिए कंटेंट बना कर लाएंगे। तो हम लोग 3 मॉडल सेट बनाए हैं, जिसमें से फर्स्ट मॉडल सेट हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके सामने बीबीएमक्यू धनबाद का मॉडल सेट 1। जैसा कि आप लोगों को एग्जाम का पैटर्न भी पता है, आपको एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छे से पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न आपका है, पहले एग्जाम के पैटर्न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एग्जाम पैटर्न है बीबीएमक्यू धनबाद में, वो है कि क्वेश्चन 2 पार्ट में रहेगा, 2 ग्रुप में रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अच्छे से समझिए, पहले सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझिए। एग्जाम पैटर्न मैं पहले वीडियो में समझा दे रहा हूँ, उसके बाद के वीडियो में एग्जाम पैटर्न ही डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पर आएंगे और उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ग्रुप ए में क्या है कि छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का। तो टोटल मिला के हो गया 5 नंबर। ग्रुप बी में टोटल आपको क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे, 5, लेकिन आंसर करना कितने का है? आंसर करना है 3 क्वेश्चन का। तो एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो 15 या 45, यानी 45 नंबर ये और 5 नंबर ये, 50 नंबर का टोटल एग्जाम होने वाला है। कितने नंबर का? 50। फिर से रिपीट कीजिएगा। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, एमसीक्यू नहीं होंगे, क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के, पांचों आंसर करना है। 1 नंबर का अगर 5 क्वेश्चन हो तो 5 नंबर। ग्रुप बी में अगर हम बात करें तो टोटल क्वेश्चन की संख्या है 5, आंसर करना है उसमें से कोई भी 3 का आंसर करना है, किसी भी 3 का आप आंसर करेंगे। हमारे जो ये वीडियो है उसमें 5 का आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि मैं तो आपको मॉडल क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ना आंसर दे रहा हूँ, तो मैं 5 का आंसर कर दिया हूँ। तो मेरे यहाँ 5 का आंसर मिलेगा, बट आप एग्जाम में सिर्फ 3 का आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, तो 15 या 45 नंबर और 5 50 नंबर का ही आपको एग्जाम लिखना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का। और मैं आपको बता दूं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का 50 नंबर का एग्जाम है। इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता, इसलिए आपके कॉलेज में कोई इंटरनल एग्जाम इसका नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका इंटरनल होता ही नहीं। तो अब मैं मानता हूं कि आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, ग्रुप ए में मैं बता चुका हूँ 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रुप ए का 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप लोगों का बहुत साथ चाहिए, बहुत प्यार चाहिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कितने देशों से अपना बॉर्डर साझा करता है, यानी भारत कितने देशों के साथ। तो भारत का जो सीमा है कितने देशों के साथ लगता है, तो 7 देशों के साथ भारत अपना बॉर्डर साझा करता है। अगर भारत के नक्शे को देखेंगे ना, तो 7 देश उसके आसपास में, यानी 7 पड़ोसी देश है। ये भी पूछ सकता है कि कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ क्या करता है, भारत अपना बॉर्डर साझा करता है। विनोद बिहारी महतो का जन्म कब हुआ था, जिनके नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है? विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी, बीबीएमकेयू, बीबीएमकेयू, देखिए ये नाम है आपका। तो ये 3 जो है ना, वो इनका नाम है, विनोद बिहारी महतो। कोयलांचल वो जगह क्षेत्र का नाम है और यूनिवर्सिटी है। तो विनोद बिहारी महतो जो आपकी यूनिवर्सिटी
का नाम जिनके नाम पर पड़ा है उनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1923 में, 23 सितंबर 1923 में। इसलिए देखिएगा इस यूनिवर्सिटी की स्थापना दिवस भी उसी दिन मनाई जाएगी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में, 15 नवंबर 1875 में। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। और लास्ट है झारखंड राज्य के बारे में बताइए। तो झारखंड राज्य के बारे में बताने की जरूरत है। झारखंड क्या है? बिहार से 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ एक ऐसा राज्य है जिसके पास खनिज संपदा भरी पड़ी है। और खनिज संपदा में क्या क्या इसके पास है? तो इसके पास खनिजों में कोयला है, हेमेटाइट है जिसको लौह अयस्क बोलते हैं, मैग्नेटाइट है जिसको भी लौह अयस्क, ताम्र अयस्क है, चूना पत्थर है, बॉक्साइड है, काइनाइट है, चाइना क्ले है, ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट है, क्वार्टर्स है, सिलिका है, अग्नि मिट्टी है, अब्रक है। भरा पड़ा है झारखंड में। झारखंड पूरा का पूरा जो है खनिज संपदा से भरा हुआ एक राज्य है। ये हम लोग ग्रुप ए कर लिए। और ग्रुप बी में हम लोगों को देखिए यहाँ लिखा भी आंसर यानी 3 क्वेश्चन, बट हम आपको 5 का 5 आंसर करके बताएंगे, पांचों समझाएंगे। 3 क्वेश्चन भले ही है लेकिन मैं आपको पांचों समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इसका फायदा मिल सके। इसको अपने कॉलेज के ग्रुप में भेजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा उठा सके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है भारत के भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो भारत में भौतिक विशेषता में क्या क्या पढ़ना है यहाँ देख लीजिए। पर्वतों के बारे में पढ़ना है, पहाड़ों के बारे में, मैदानों के बारे में, पठारों के बारे में और आइलैंड द्वीप समूह के बारे में। 4 चीज पढ़ना भौगोलिक विशेषता में कि भारत में पहाड़ कितने हैं, मैदान कैसे हैं और पठार कितने हैं। जैसे झारखंड एक पठारी राज्य है, हम लोग पठारी क्षेत्र में रहते हैं। और आइलैंड कितने हैं इनके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ पढ़ना है रेगिस्तान के बारे में, डेजर्ट्स। ये भारत की भौतिक विशेषता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं सबके बारे में। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है कि कैसे कैसे बटा हुआ है। तो अगर हम पर्वत की बात करें, देखिए भारत कितने पार्ट में बटा हुआ है? 6 प्रमुख पार्ट में बटा हुआ है। इसमें सबसे पहला हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय रेगिस्तान है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह जो हम बात कर रहे थे। यानी पहाड़, उसके बाद पठार मैदान, फिर पठार, फिर रेगिस्तान, फिर तटीय मैदान जो एकदम समुद्र तट से और द्वीप समूह है। हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय माउंटेन देख लीजिए, ये एकदम पहाड़ है। अब पहाड़ क्या है? हिमालय पर्वतीय अवरोध है जो नॉर्थ इंडिया की सीमाओं तक फैला हुआ है। नॉर्थ इंडिया समझ रहे हैं? नॉर्थ इंडिया का पूरा जो सीमा है उस तक फैला हुआ है पूरा ये पहाड़। और ये पूरा इसके बारे में आपको डिटेल लिखना है कि पहाड़ क्या है? चट्टानों से बना हुआ एक जगह है जहाँ बहुत सारे चट्टानें एक साथ एकत्रित होती है और एक पहाड़ का निर्माण कर देती है। तो पहाड़ के बारे में लिखा है। और सबसे बड़ा पहाड़ अगर हम बात करें तो हम लोग सब जानते हैं हिमालय से बड़ा कोई पहाड़ है नहीं। जिसके यहाँ लिखा है कि हिमालय एक आर्क बनाता है। देखिए आर्क मतलब ऐसे ए करके बनता है, तो आर्क बनाता है जिसकी दूरी 2400 किलोमीटर है। ये 2400 किलोमीटर का एक आर्क क्रिएट करता है, एक आर्क बनाता है। और हिमालय मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों से मिलकर बना है, 3 समांतर श्रेणियों से डिवाइड किया गया है। भारतीय, अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ यहाँ पे पहाड़ के बारे में यहाँ डिस्कस किया, बाई मिस्टेक छूट गया है, ऑफिस की तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ है। मैं आपको और बता देता हूँ उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान कहाँ है? जहाँ ध्यान दीजिए, उत्तरी मैदान वैसे मैदान होते हैं जहाँ पे ज्यादातर खेती होती है, जहाँ पे ज्यादातर खेती होती है वैसे मैदान को उत्तरी मैदान कहते हैं। जो उत्तर भारत का एरिया जैसे आपको मिल जाएगा यूपी में, बिहार में उत्तरी मैदान है। अगर पठारी क्षेत्र की बात करें तो झारखंड पठारी क्षेत्र है। जैसे उत्तरी छोटा नागपुर है पठार, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार है। तो ये पठारी क्षेत्र, यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ ज्यादा मिलेंगे आपको। रेगिस्तान की बात करें तो सब लोगों को राजस्थान याद आ जाता है, पूरा रेगिस्तान। तटीय मैदान की बात करें तो तटीय मैदान में आपको केरल आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका तमिलनाडु आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल है जो समुद्र के तट के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। यानी नक्शे में जो समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है उसको तटीय मैदान कहते हैं। और आइलैंड का मतलब होता है कि समुद्र के बीचों बीच अगर कोई भूमि का टुकड़ा है जो जल से चारों तरफ घिरा हुआ है, वैसे जगह को हम आइलैंड कहते हैं। जैसा कि हम लोग बहुत बार आइलैंड देख चुके हैं। अभी आप लक्षद्वीप देखे थे, लक्षद्वीप एक आइलैंड है, पानी से घिरा हुआ क्या है? भूमि का टुकड़ा है। यानी भूमि का टुकड़ा है, पानी से चारों तरफ घिरा हुआ, उसको आइलैंड बोलते हैं। तो आइलैंड भी है। तो ये इस तरह से भारत की विशेषता है कि भारत में आइलैंड भी है, भारत में आपको तटीय मैदान भी मिलेंगे, भारत में आपको रेगिस्तान भी मिलेगा, भारत में आपको पठार भी मिलेगा, भारत में आपको उत्तरी मैदान भी मिलेगा और भारत में आपको हिमालय पर्वत यानी पर्वत भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है आप लोगों को। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं लॉन्ग।
यहाँ ऑफिस की तरफ से थोड़ा क्या हुआ है कि क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं लिखा होता, हम समझा दिए, आप लोग भी इसको लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो कम से कम इंपॉर्टेंट मिल गया। सेकेंड है भारतीय कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय कृषि के बारे में लिखना, भारतीय कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और इसके पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो ये तो खुद भी बता सकते हैं। भारतीय कृषि की विशेषता पहले पढ़ लीजिए कि भारत में खेती, ध्यान दीजिए, भारत में जीवन यापन करने का सबसे प्रमुख साधन खेती है और उसकी खेती सबसे प्रमुख साधन है। देखिए उसका क्या विशेषता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये लिखा है कि भारतीय कृषि का जरूरत क्या है, तो विशेषता पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। पहला विशेषता ये है कि आजीविका का प्रमुख साधन है, यानी जीवन यापन करने का सबसे प्रमुख साधन जो है वो भारतीय कृषि है, एग्रीकल्चर है। दूसरा, भारतीय कृषि का एक और विशेषता यहाँ पे, पहला विशेषता समझ गए कि मैक्सिमम लोग जीवन यापन के लिए खेती करते हैं। दूसरा विशेषता यह है कि इसका विकास नहीं हुआ है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा से ग्रो नहीं किया है, लो ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। और हमारे एग्रीकल्चर जो है लेबर ओरिएंटेड, अभी भी लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि हम लोग मशीन का इस्तेमाल कम करते हैं, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सिंचाई की सीमित सुविधा, लिमिटेड इरिगेशन फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, सालों भर पानी की सुविधा नहीं मिल पाती है, वर्षा पर डिपेंड करते हैं। और खेतों का छोटा आकार भी भारतीय कृषि की एक समस्या है, एक विशेषता है कि भारत में जो खेती है ना वो छोटे छोटे साइज में, यानी छोटे छोटे खेत हैं। खाद्यान्न फसलों की प्रचुरता भी, भारत में खाने वाले फसल खूब उत्पादन किए जाते हैं, बाकी फसल का उत्पादन कम होता है। उत्पादकता भारत में खेती की कम है, यानी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है वो बहुत कम है, तो बोलता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। और कम विपणन आधिक्य, हमारे पास मार्केटिंग सरप्लस नहीं, मार्केटिंग सरप्लस मतलब है हमारे देश के जो ज्यादातर किसान हैं वो उत्पादन उतना ही करते हैं जितना उनको खाना है, वो बेचने के ख्याल से उत्पादन करते ही नहीं। और जब हम बेचने के ख्याल से नहीं करते हैं तो बोला जाता है कि मार्केटिंग सरप्लस नहीं है, बेचने के लिए पैसा आपके पास, खाद्यान्न नहीं है। और एक है छुपी हुई बेरोजगारी, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो रोजगार में तो है, खेती कर रहे हैं, लेकिन वो बेरोजगार भी हैं, क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है खेती के समय में जब 2-3 महीना उनको कोई विशेष काम नहीं रहता, फिर भी वो खेती के इंतजार में बैठे रहते हैं, ऐसे इंतजार में चले जाता है 3 महीना। तो ये बेरोजगारी का कारण है, इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो दिखता नहीं है बट बेरोजगार है। मान लो कोई फसल लगा दिया, अब 20 दिन बाद उसमें कुछ करना है, तो 20 दिन आप रहें ना रहें, 20 दिन तो फसल धीरे धीरे ना डेवलप होगा, लेकिन 20 दिन किसान इंतजार में रहता है कि नहीं 20 दिन बाद ये काम करना है। अगर वो 20 दिन कहीं और नौकरी करता तो कुछ पैसा अर्न करता है कि नहीं, तो इसलिए छिपी हुई बेरोजगारी है, बेरोजगारी दिखता नहीं है लेकिन छिपा हुआ है। और बताइए आगे लिखा है कि भारतीय कृषि के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, बताइए। भारतीय कृषि की समस्या भी पूछ रहा है कि भारतीय कृषि की क्या समस्या है, इसके पिछड़ेपन के क्या कारण है। तो पहला पिछड़ेपन का कारण आप बता दीजिएगा कि पूंजी की कमी, भारतीय किसानों के पास पूंजी की कमी है, पैसे की कमी है। दूसरा है कि भारतीय किसानों के पास शिक्षा की कमी, शिक्षित नहीं होने के कारण वो पिछड़ा हुआ है। तीसरा है खेतों का छोटा आकार होने के कारण पिछड़ा हुआ है, ठीक है, बोलते हैं हम लोग स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग कहते हैं। उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है किसानों के पास। उसके बाद मार्केटिंग सरप्लस, मार्केटिंग अच्छा नहीं है, बेच नहीं पा रहा है किसान अपना प्रोडक्ट को। फिर लोन में किसान कर्ज के तले दब जाता है। उसके बाद किसानों का एजुकेशन लेवल ठीक नहीं है, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छे सीड्स नहीं है, फर्टिलाइजर्स नहीं है, और साथ ही साथ सिंचाई के साधन नहीं है। बिजली की समस्या भी किसानों के लिए जो है किसानों की एक चुनौती है, समस्या है। तो ये सब कारण है कि भारत में किसान तेजी से डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। अगला है भारतीय कृषि, अच्छा ये तो हम लोग देख लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या और चुनौतियों का वर्णन करें। क्या समस्या और क्या चुनौती। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ चुनौतियां क्या है, तो भैया भारत सबसे गरीब देश क्यों कहलाता है, उसके पीछे रीजन है पहला कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम है, कृषि पर जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, वो पैसा कमाना नहीं चाह रहा, वो कृषि पर आश्रित है, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है। भारी जनसंख्या दबाव, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण भारत में दिक्कत हो रही। भारत गरीब इसलिए हो रहा है, और क्यों गरीब होने के कारण क्या है, तो चलिए देखते हैं और क्या क्या कारण है। तो बोलता है पुरानी बेरोजगारी और कम रोजगार। पुरानी बेरोजगारी, पहले से तो बेरोजगार हो ही रहा है और कम रोजगार हो रहा है, रोजगार की संख्या कम हो रही तो बेरोजगारी और बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं। पूंजी निर्माण भारत में बहुत धीरे धीरे हो रहा है। पूंजी निर्माण मतलब लोगों के पास सेविंग नहीं है, बचत नहीं है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत होती है। धन वितरण में असमानता, लोग अपना पैसा सही जगह खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसा गलत जगह पे खर्च हो जा रहा है, जिसके कारण उनके पास क्या हो रहा है, हमेशा शॉर्टेज आ रहा है। और मानव पूंजी, भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी बहुत कम है, ज्यादातर पॉपुलेशन नहीं पढ़ा लिखा है। टेक्नोलॉजी का निम्न स्तर, भारत में टेक्नोलॉजी एकदम लो लेवल का यूज हो रहा है, अच्छा टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो पा रहा है। और बोलता है जनसंख्या विशेषता भी है भारत में, इतना डेमोग्राफिक फीचर्स है, अलग अलग डेमोग्राफी है,
जैसे हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो अलग डेमोग्राफी है, जम्मू कश्मीर में अलग डेमोग्राफी, झारखंड में अलग डेमोग्राफी। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत की पूरी जनसंख्या एक जैसी है ही नहीं। प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उसका कम उपयोग हो रहा है, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है उसका हम कम इस्तेमाल कर पा रहे। नदी सबके पास है, तालाब सबके पास है, उसमें हम बिजनेस कर नहीं पा रहे। तो ये चीज ध्यान देना। बुनियादी ढांचे हमारे पास नहीं है। बुनियादी ढांचा का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ना तो बढ़िया बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है, ना शिक्षा है, ये सब कुछ भी हमारे पास नहीं। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है तो किसी भी जगह का डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट होने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेगी वो क्षेत्र डेवलप नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये तो कहानी है स्वतंत्रता। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान क्या और इसकी विशेषताओं और मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, बताइए। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, याद रखिएगा। बोलता है भारतीय संविधान एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है। यह भारत की सर्वोच्च विधि है, मतलब सबसे बड़ा कानून है। अन्य सभी विधियां भारतीय संविधान के अंदर आते हैं। जितने कानून है सब इसके अंदर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कानून कौन है? संविधान। भारत वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य, ये सब लिखे हुए। और विधायिका के क्या काम है, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, उनका पूरा वर्णन किया हुआ है संविधान में। भारतीय संविधान में इन सारे बातों का वर्णन किया हुआ है। तो हम लोग इसमें से हम लोग को देखना है कि भारतीय संविधान, देख लो पहला विशेषता क्या है, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इंग्लैंड का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरा क्या लिखा है, भारतीय संविधान एक विशाल संविधान है। ये तो सब जानते हैं, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में लचीलापन है और कठोरता है। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं भारतीय संविधान में जिसे कोई सरकार नहीं बदल सकती। जैसे हमारे मौलिक अधिकार को कोई नहीं बदल सकता, कोई सरकार नहीं बदल सकती। और कुछ लचीलापन है, यानी सरकार कुछ चेंज कर सकती है। संविधान में दोनों बातें लिखी गई। कुछ ऐसे मद हैं उसमें, कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसे अधिकार है या कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सरकार चेंज कर सकती है। जैसे जीएसटी का कानून लाई तो सरकार संविधान में संशोधन करके लाई। तो कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं सरकार को कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं, संविधान को चेंज कर सकती है। और कुछ ऐसे काम है जिसमें सरकार को भी अधिकार नहीं मिला है। तो जिसमें सरकार को भी अधिकार नहीं है कुछ करने का, उसको बोलते हैं कठोरता। और जिसमें सरकार चेंज कर सकती है उसको बोलते हैं लचीलापन। तो दोनों हमारे संविधान में, कुछ बातें हैं जिससे सरकार बदल सकती है, कुछ बातें हैं जिससे सरकार नहीं बदल सकती। उसके बाद है हमारे पास संघात्मकता है। संघ का मतलब समझते हैं, हमारा फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मतलब है हम अकेले नहीं चलते हैं, हम लोग अकेले नहीं चलते हैं, हम फेडरल व्यवस्था से चलते हैं, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर चलाते हैं। तो हमारे यहाँ संघ वाला सिस्टम रहता है। संघ एकात्मकता का मिश्रण है। कहीं कहीं एक जगह एक पार्टी चलेगी, कहीं पे एक ही व्यक्ति और कहीं पे संघ। तो कभी कोई सरकारें चलती तो संघात्मक सिस्टम से, फेडरल सिस्टम से चलता है। तो फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, लेकिन हम लोग यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, फेडरल सिस्टम है। आगे भारतीय संविधान जो है लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो सब जानते हैं यहाँ डेमोक्रेटी है। और डेमोक्रेसी होने का मतलब एक जनता चुनती उनकी सरकार क्या होगी। भारतीय संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का ऑप्शन है। सिंगल सिटीजन मतलब भारत का कोई व्यक्ति कि दुनिया में किसी एक देश का नागरिक बन सकता है। अब मान लिया हम भारत के नागरिक हैं और हम किसी और देश के नागरिक बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी और देश के नागरिक हैं और वहां के भी नागरिक रहेंगे और भारत के भी नागरिक बनेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी दो देश का सिटीजनशिप आपके पास नहीं रहेगा, आपको एक देश का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, तभी आप दूसरे देश के सिटीजन यानी भारत के सिटीजन बन सकते हो। तो भारत का सिटीजन बनने के लिए दूसरे देश की नागरिकता आपको छोड़नी होगी। यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पूरा पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलता है। और साथ ही साथ ये जो है भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। जो आप लोग सुनते होंगे प्रस्तावना में, प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। मौलिक अधिकार क्या है, तो ध्यान दीजिएगा 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है। कौन कौन सा 6 मौलिक अधिकार है देख लीजिए। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, बताने की जरूरत नहीं है। पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार, समता या समानता इसको बोलते हैं, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और छठा है कुछ विधियों की वृत्तियां मतलब एग्जम्पशंस या एग्जम्पशंस ऑफ सर्टेन स्टेटस। ये 6 अधिकार मेरे पास मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार हैं।
तो याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार, जो अधिकारों के बारे में हम लोगों को पूछा है। और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है विनोद बिहारी महतो के बारे में, कि विनोद बिहारी महतो के बारे में वर्णन कीजिए। तो विनोद बिहारी महतो का जन्म कब हुआ था, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए विनोद बिहारी महतो जिनके नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है, वो उनका कहना था लड़ना है तो पढ़ना सीखो, पढ़ो और लड़ो, यही कहना था विनोद बिहारी महतो का, कि भैया लड़ना है तो पढ़ना सीखो, पढ़ो और लड़ो। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1923 को धनबाद में। धनबाद का जिला बालीपुर है, बालीपुर प्रखंड का बडवाहा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महेंद्र महतो और माता का नाम मंदाकिनी देवी था। उनका जन्म कुर्मी महतो परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बालीपुर से की। उन्होंने अपना मिडिल और हाई स्कूल जो है झरिया के डीएवी से और धनबाद हाई इंग्लिश स्कूल से पूरा किया है। अब करियर की बात करते हैं। वो बोलता है परिवार की आर्थिक समस्याओं के कारण उन्होंने धनबाद कोर्ट में काम पकड़ लिए। पैसे का दिक्कत है घर परिवार में, तो धनबाद कोर्ट में काम पकड़ लिया और वहां पे क्लर्क का काम करने लगे और टाइपिस्ट का काम शुरू करते थे। टाइपिस्ट देखिए लेखन का काम करते थे। वह एक शिक्षक के रूप में भी काम करते थे, यानी पढ़ाते भी थे, टाइपिस्ट लेखन का भी काम करते थे। इसके बाद उन्होंने धनबाद में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है और इस घटना में एक वकील ने उनसे कहा है कि आप कितने चतुर बन जाओगे लेकिन फिर भी आप एक क्लर्क बने रहोगे, मतलब जितना तुम तेज रहोगे लेकिन बनोगे तो क्लर्क है ना। उसके बाद इस घटना के बाद उन्होंने वकील बनने का फैसला ले लिया कि हम भी वकील बनेंगे। और फिर उन्होंने पीके राय मेमोरियल कॉलेज से इंटर किया। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई रांची कॉलेज और लॉ कॉलेज पटना से लॉ की पढ़ाई की। उन्होंने 1956 में धनबाद में वकील का पेशा शुरू कर दिया। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स और पंचेट डैम, मैथन डैम आदि के कारण विस्थापित हुए लोगों के कई मामलों के लिए लड़े हैं, इसलिए ये फेमस हो गए हैं। शिक्षा तो ये तो हम लोग देख चुके हैं। बोला विनोद बिहारी महतो ने हमेशा शिक्षा के प्रसार की कोशिश की। उन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। उन्होंने कई स्कूल कॉलेजों की स्थापना के लिए धन दान दिया था, पैसा डोनेट किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनका संबंध है, जेएमएम से, ठीक है। झारखंड मुक्ति बोलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड को अलग करने के लिए, अलग राज्य बनाने के लिए, जो बिहार से अलग करने के लिए बना था, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। विनोद बिहारी महतो 25 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। उनका अविश्वास अखिल भारतीय दलों से टूट चुका था और वह कम्युनिस्ट की तरफ चल गए थे। उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस और जनसंघ सामंतवाद, पूंजीवाद के लिए, दलित और पिछड़ी जाति के लिए नहीं है, इसलिए इन दलों के सदस्य के रूप में दलित और पिछड़ी जाति के लिए लड़ना मुश्किल होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन 1972 को विनोद बिहारी महतो ने ही किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे। 1973 को सचिव शिबू सोरेन को बनाया गया। इसके बाद उसके बैनर तले झारखंड अलग राज्य के लिए महाआंदोलन का आगाज हुआ। नहीं, सबसे पहला जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे वो विनोद बिहारी महतो ही थे। बाद में सचिव थे शिबू सोरेन और उसके बाद धीरे धीरे जैसे विनोद बिहारी महतो मरे और शिबू सोरेन पूरा पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिए। लेकिन असली में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का किसी ने निर्माण किया है तो वो है विनोद बिहारी महतो, यानी विनोद बाबू, विनोद बिहारी महतो ने ये काम किया है। तो ये आप लोगों का एक मॉडल सेट मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। और पूरा अगर मॉडल सेट को अच्छे से देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये पीडीएफ आप लेना, तो आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। तो प्ले स्टोर में जाइए, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पे ये आपको फ्री मटेरियल में मिल जाएगा। अगर दिक्कत होगा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला रहता है। थैंक यू।